So, hey YouTube family, welcome to my channel. Today we start the chapter Food Security in India, chapter 4th, class 9th. So, let's start with the overview. Food security means availability, accessibility, and affordability. Learn these three words, it's very important, or even to define to make a good answer. Write these words of food to all people at all times. फूड सिक्योरिटी क्या होता है कि लोगों के पास उस खाने की अवेलेबिलिटी हो, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी हो। मतलब अवेलेबिलिटी यानी कि जब वो इंसान जब उसको नीड है तब वो उसको अवेलेबल हो। एक्सेसिबिलिटी यानी कि वो उस खाने तक पहुंच सके। मतलब ऐसा होता है ना कि खाना फूड, जैसे कि सपोज़ करो कि खाना है हमारे गवर्नमेंट की फूड ग्रेन्स में, तो अवेलेबिलिटी तो है, यानी कि किसी इंसान को ज़रूरत पड़ेगी तो दे देंगे, बट देना भी ज़रूरी है ना। तो वो होता है एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, यानी कि सस्ते दाम में उसे दिया जाए, वो कहते हैं अफोर्डेबिलिटी। द पुअर हाउस होल्ड आर मोर वर्नेबल टू द फूड इनसिक्योरिटी वेन एवर देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड क्रॉप्स। तो ज़्यादातर ना जितनी भी मुसीबत आती है अमूमन पुअर लोगों पे ही आती है, तो वो बहुत ज़्यादा वर्नेबल ग्रुप होते हैं इन केस ऑफ फूड सिक्योरिटी। जब जैसे कि जो प्रोडक्शन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में क्रॉप्स का जब प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तब उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS, गवर्नमेंट विजिलेंस एंड एक्शन एट टाइम्स व्हेन द सिक्योरिटी इज़ थ्रेटेंड। फूड सिक्योरिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे, गवर्नमेंट विजिलेंस एंड एक्शन एट टाइम्स, जब फूड सिक्योरिटी हमारी थ्रेटन में, यानी कि जब हमें पता चले कि हमारी जो सिक्योरिटी है, फूड को लेके सिक्योरिटी है, वो थ्रेटन में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेसिकली होता क्या है, हम लोग ने इतना देखा कि फूड सिक्योरिटी के बारे में, किस कौन से ग्रुप को ज़रूरत है, क्या होती है अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, मतलब है क्या ये चीज़। फूड इज़ एसेंशियल फॉर द लिविंग एज एयर इन इज़ फॉर ब्रीथिंग। तो खाने, जीने के लिए खाना ज़रूरी है, ठीक वैसे ही जैसे जीने के लिए सांस लेना ज़रूरी है, तो वैसे ही फूड भी एक असेंशियल कंपोनेंट है। बट फूड सिक्योरिटी मीन्स समटाइम्स मोर देन गेटिंग 2 स्क्वायर मील्स, यानी कि 2 वक्त का खाना जिसको हम कहते हैं वो कहा जाता है हमारा फूड। मतलब हर एक इंसान को कम से कम 2 वक्त का खाना मिल सके। अच्छा खाना ये भी ज़रूरी है, 2 वक्त का खाना ये नहीं कुछ अंटा संटा खा लिया या फिर जो मिला है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। अच्छी क्वालिटी का खाना, 2 वक्त का खाना मिल सके इंसान को, वो है फूड सिक्योरिटी। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मीन्स फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, फूड इम्पोर्ट एंड प्रीवियस ईयर स्टॉक स्टोर इन द गवर्नमेंट ग्रेनरीज। अवेलेबिलिटी क्या होता है? ऐसा नहीं कि जब हमें ज़रूरत पड़ी तब हम उसको हार्वेस्ट कर रहे हैं, पहले से होना चाहिए वो अपने गवर्नमेंट की ग्रेनरीज़ में। एक्सेसिबिलिटी मतलब कि हर एक इंसान तक क्या पहुंचा सके, खाना पहुंच सके। अफोर्डेबिलिटी मतलब कि इंडिविजुअल उसके पास इतने इनफ पैसे हों या फिर वो इतना सस्ता होना चाहिए और न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए कि हर किसी की जो डाइट है उसकी नीड्स को वो पूरा कर सके। Thus, food security is ensured in a country only if enough food is available for all the person। जब हम फूड सिक्योरिटी हम कम कहेंगे कि हर एक इंसान के लिए फूड अवेलेबल हो। ऑल पर्सन हैव द कैपेसिटी टू बाय द फूड ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी। हर एक इंसान के पास जो भी खाना आए वो उसको खरीद सके और उसकी जो क्वालिटी हो वो अच्छी हो। देयर इज़ नो बैरियर ऑन एक्सेस ऑफ फूड, और खाने लेने में उसको कोई भी बैरियर ना हो, कोई भी दिक्कतें ना हो, तब हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पे अच्छी फूड सिक्योरिटी, या फिर हम उसके थ्रू फूड सिक्योरिटी का इंश्योर करते हैं। वाई फूड सिक्योरिटी, क्यों फूड को सिक्योर करने की हमें ज़रूरत है? द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी माइट बी फूड इनसिक्योर मोस्ट ऑफ द टाइम, वाइल पर्सन हैविंग द पॉवर्टी लाइन माइट आल्सो बी फूड इनसिक्योर व्हेन द कंट्री फेसेस अ नेचुरल डिजास्टर। तो हमें फूड सिक्योरिटी क्यों ज़रूरत है? क्योंकि जब हमारे यहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर आता है अपने इंडिया में, या फिर कहीं भी कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर, जैसे अर्थक्वेक आ गया, ड्रॉट आ गया, फ्लड आ गया, सुनामी आ गई, वाइट क्रॉप फेलियर हो गए, फेमाइन आ गया किसी तरह का, तो उस टाइम पे जो पुअर पीपल होते हैं ना, उन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है चीज़ें। तो उनके लिए एक अच्छा खाना हम पहुंचा सकें कि वो जीवित रहें, उनको खाने को लेके कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हमें फूड को सिक्योर करके रखना पड़ता है। हाउ इज़ फूड सिक्योरिटी अफेक्ट ड्यूरिंग अ क्लाइमेटी?
क्लाइमेटिक टाइम पे फूड सिक्योरिटी कैसे अफेक्ट होती है? ड्यू टू अ नेचुरल कैलमिटी से ड्रॉट टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन डिक्रीजेस। जब सूखा पड़ जाता है, कभी कभार ऐसा होता है ना कि बारिश ज़्यादा नहीं आई तो जो फसल होती है वो सूखी पड़ जाती है, मतलब जो ज़मीन होती है वो सूखी पड़ जाती है, जिसकी वजह से फसल अच्छी नहीं होती है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, जो प्रोडक्शन होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है। इट क्रिएट अ शॉर्टेज ऑफ फूड इन द टाइम इन द अफेक्टेड एरिया। तो उस टाइम पे जब प्रोडक्शन कम है तो फिर जाहिर सी बात है शॉर्टेज हो जाएगी खाने की। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फूड द प्राइस गोज़ अप। और जब हमारे देखा है हमारे पास डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो उस चीज़ की रेट बढ़ जाती है कि कम लोग ख़रीदें। तो उस टाइम पे क्या होगा, जैसे ही सूखा पड़ा, पहली बात प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाएगी और शॉर्टेज बढ़ने लग जाएगी, और जिसकी वजह से क्या होंगे, प्राइस बढ़ जाएंगे। हाई प्राइस होंगे तो सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाय फूड। और जब ज़्यादा प्राइस बढ़ेंगे तो भाई हर कोई सेक्शन तो वो खाना नहीं खरीद सकता। इन सच कैलामिटी हैपन्स इन वेरी वाइड स्प्रेड एरिया और स्ट्रेच ओवर अ लॉन्ग पीरियड टाइम, इट मे कॉज सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन। और अगर ये ऐसा ही चलता रहा काफ़ी लंबे पीरियड, काफ़ी लंबे समय तक, तो वो हमें क्या कैसी सिचुएशन देगा, एक स्टारवेशन की सिचुएशन। अ मैसिव स्टारवेशन माइट टेक अ टर्न ऑफ फेमाइन। अकाल मतलब जिसको कहते हैं ना कंगाली आ गई, वो स्टारवेशन। तो अगर मैसिव काफ़ी बड़ा स्टारवेशन होगा तो वो एक फेमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फेमाइन मतलब होता है अकाल आना। अ फेमाइन इज कैरेक्टराइज्ड बाय वाइड स्प्रेड डेथ ड्यू टू द स्टारवेशन एंड एपिडेमिक caused by forced use to contaminate water, decaying food, loss of resistance due to the weakness of starvation। starvation मतलब कि जो इंसान भूखमरी से जो मर रहे होते हैं ना, उसको हम कहते हैं स्टारवेशन। और अगर ऐसा ही चलता रहा, मतलब कि जो फेमाइन है अगर इज कैरेक्टराइज बाय वाइड स्प्रेड डेथ ड्यू टू स्टारवेशन। फेमाइन को हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं कि जब स्टारवेशन की वजह से काफ़ी लोगों की डेथ हो जाती है। ठीक है, एपिडेमिक कॉज्ड बाय फोर्स स्टारवेशन मतलब भूखमरी की वजह से काफ़ी लोगों की जब डेथ हो जाती है तो हम कहते हैं कि वहाँ पे फेमाइन आ गया है। तो फिर उसमें क्या होता है कि लोग गंदा पानी पीने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। जो भी डीके सामान होता है, मतलब डीके फूड होता है, जैसे कि हाँ कहीं पड़ा बड़ा मिल गया, कचड़े में से मिल गया, वो सब खाने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो लो तो थोड़ा अच्छा खाना खा ही नहीं पाते, जिसकी वजह से उनके अंदर क्या हो जाता है, न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है, वो वैसे मर जाते हैं। ठीक है, द मोस्ट डिवेस्टिंग फेमाइन दैट ऑकर इन इंडिया, फेमाइन ऑफ बंगाल। बंगाल में फेमाइन आया था 1943 में, जो कि बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर टाइप था, मतलब कि बहुत ज़्यादा उसमें लोग मरे थे। फेमाइन किल 30 लाख लोग उस फेमाइन के अंदर क्या हो गए थे, मर गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे एक बॉक्स में देखो छोटी सी चीज़ दी है कि डू यू नो हाउ हु वर अफेक्टेड द मोस्ट बाय द फेमाइन। फेमाइन से ज़्यादातर कौन से लोग होते हैं जो अफेक्ट होते हैं? अब सिंपली सोचा जाए तो जो बेचारे गरीब होंगे, जो मतलब क्रॉप खेती वगैरह करते होंगे वो लोग हो गए, या फिर जो छोटे मोटे कैजुअल लेबर्स होते हैं जो छोटा मोटा काम करते हैं, या फिर जिनको काम मिल गया तो कर लिया, नहीं मिला तो ऐसे ही हैं, वो लोग ज़्यादा फेमाइन से क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा है एग्रीकल्चर लेबर्स हो गए, फिशमैन हो गए, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, अदर कैजुअल वर्कर्स वर अफेक्टेड मोस्ट बाय द ड्रामेटिकली इंक्रीज प्राइस ऑफ राइस, दे वर दी वंस हु डाइड इन द फेमाइन। तो ये लोग क्या होते हैं, जब फेमाइन आता है तो ये लोग होते हैं जो मर रहे होते हैं वहाँ पे, है ना। आगे देखते हैं, नथिंग लाइक द बंगाल फेमाइन हैज़ हैपन इन इंडिया अगेन। तो जो बंगाल का फेमाइन हुआ था वो दोबारा नहीं हुआ है भगवान की दया से, बट इट इज़ डिस्टर्बिंग टू नोट दैट इवन टुडे देयर आर प्लेसेस लाइक कलानंदी, काशीपुर इन उड़ीसा वेयर फेमाइन लाइक कंडीशन हैज़ बीन एग्जिस्टिंग फॉर मैनी ईयर्स एंड सम वेयर सम स्टारवेशन डेथ हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड। तो देखो बंगाल जैसा फेमाइन नहीं आया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी जगह हैं जैसे कि कालाहंदी, काशीपुर उड़ीसा में, जहाँ पे फेमाइन जैसी कंडीशन रहती है काफ़ी लंबे समय तक, और जिसकी वजह से स्टारवेशन यानी कि भूखमरी की वजह से काफ़ी लोगों की डेथ भी हो जाती है। स्टारवेशन डेथ आर आल्सो रिपोर्टेड इन बारान डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान में हो गया, पलमाऊ डिस्ट्रिक्ट झारखंड में, मैनी अदर रिपोर्टेड एरिया ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर। तो ऐसी मतलब अपने इंडिया में हर जगह तो देखो खाना
क्या कहते हैं, प्रोडक्शन अच्छा नहीं है, तो हर जगह खाना अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए इंडिया में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे अभी भी हमें फूड सिक्योरिटी को, मतलब खाने को पहुँचाने की वहाँ पे ज़रूरत है। Therefore, food security is needed in the country to ensure food at all time. तो फूड सिक्योरिटी इस वजह से ज़रूरी है। Who are food insecure? कौन लोग फूड से इनसिक्योर है, मतलब कि ऑल दो अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल सफ़र फ्रॉम फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी इन इंडिया, द वर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप आर लैंडलेस पीपल विथ लिटल और नो लैंड टू डिपेंड अपॉन, ट्रेडिशनल आर्टिशंस। मतलब कि क्या देखें, लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो हैं हमारे इंडिया में, वो क्या करते हैं, सफ़र कर रहे हैं फ्रॉम फूड और न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी। मतलब उनके पास तो खाना है, जैसे कि देखा जाए तो गरीब इंसान खाना खा रहा है, 2 वक्त की रोटी, पर न्यूट्रिशन फूड है या नहीं, ये देखने वाली बात है ना। तो ज़्यादातर कौन से लोग अफेक्ट होते हैं, जिनके पास कोई ज़मीन ही नहीं है, कोई लैंड नहीं है, डिपेंड अपॉन ट्रेडिशनल आर्टिशंस हो गए, प्रोवाइडर ऑफ ट्रेडिशनल सर्विसेज हो गए, पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, डिस्टिट्यूशन इंक्लूडिंग बेगर्स, जो गरीब भिखारी जो होते हैं ना, वो लोग हो गए। तो ये लोग थोड़े ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं जब अपने यहाँ पे फूड की कमी आती है। इन द अर्बन एरिया में देखा जाए, द फूड इनसिक्योर फैमिलीज आर दोज हु वर्किंग मेंबर्स आर जनरली एम्प्लॉयड इन इल पेड ऑक्यूपेशन एंड कैजुअल लेबर मार्केट। अर्बन एरिया में देखा जाए तो वो लोग जो कि इल पेड ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व हो या फिर कैजुअल लेबर हो मार्केट के अंदर। दिस वर्कर्स आर लार्जली engaged in seasonal activities and are paid very low wages and just ensure bare survival। मतलब इनके पास इतनी कम वो होती है, वेज होती है, लो वेज होती है, जिसकी वजह से वो अच्छा खाना खरीद ही नहीं पाते। आगे देखते हैं, ओके यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे जो स्टोरीज़ हैं ये सब आप पढ़ लीजिएगा। द सोशल कंपोजिशन अलोंग विद द इनएबिलिटी टू बाय फूड आल्सो प्ले अ रोल इन फूड सिक्योरिटी। जो सोशल कंपोजिशन है अलोंग विद द इनएबिलिटी ऑफ टू बाय फूड आल्सो प्ले, यानी कि सोशल कंपोजिशन अपने सोसाइटी में ही अपने काफ़ी सारे लोग क्या डिवाइड है, तो हम क्या कहते हैं कि उसे सोशल कंपोजिशन है। तो वो लोग भी असमर्थ होते हैं किस चीज़ में, खाना लेने में, बाय करने में, ख़रीदने में। तो वो भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फूड इनसिक्योरिटी में। जैसे कि द SC/STs आर सम सेक्शन ऑफ द OBC लोअर कास्ट अमंग देम हु हैव ईदर पुअर लैंड बेस और वेरी लो लैंड प्रोडक्टिविटी आर प्रोन टू फूड इनसिक्योरिटी। तो जो SC हो गए, STs हो गए, मतलब वही इन शॉर्ट वही बात है कि जो पुअर लोग हैं, SC/STs हैं, OBC हैं, जो बैकवर्ड या फिर लोअर क्लास पीपल्स हैं, वो लोग क्या होते हैं, ज़्यादा इन फूड इनसिक्योरिटी के लिए प्रोन होते हैं। ठीक है। The people affected by the natural disaster who have to migrate to other area in search of work are also among the most insecure people। जो लोग नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से माइग्रेट कर लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह काम के तलाश में, वो लोग भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं फूड इनसिक्योरिटी की तरफ। अ हाई इंसिडेंस ऑफ माल न्यूट्रिशन प्रिवेल अमंग वीमेन के अंदर ज़्यादातर क्या होता है, माल न्यूट्रिशन देखा जाता है। मतलब उनके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसकी कमी होती है, काफ़ी ज़्यादा कमी होती है। दिस इज़ अ मैनर ऑफ सीरियस कंसर्न, ये मजाक की बात नहीं है, एक सीरियस कंसर्न है। एज इट पुट इवन द अनबॉर्न बेबी एट द रिस्क ऑफ माल न्यूट्रिशन, और जिसकी वजह से जो बेबी पैदा नहीं हुआ या फिर जो बेबी माँ के पेट में है वो भी कैसा होगा, माल न्यूट्रिशन होगा। और फिर जाहिर सी बात है, जब बच्चा हेल्दी नहीं पैदा होता तो उसको काफ़ी सारी दिक्कतें आने लग जाती हैं। द लार्ज प्रपोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स एंड चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 5 years कंस्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन। तो फूड इनसिक्योरिटी में आ जाते हैं हमारे SC/ST OBC लोअर कास्ट जो पीपल होते हैं, वो सब लोग जो लैंडलेस लेबर हैं या फिर छोटा मोटा काम करते हैं, वो लोग जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है या फिर नर्सिंग मदर्स होती हैं, ये सब के सब किसके अंदर आते हैं, फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन के अंदर आते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे 1998 to 1999 द नंबर ऑफ सच वुमेन एंड चिल्ड्रन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 11 करोड़। बाप रे,
11 करोड़ ऐसी महिलाएं हैं या फिर बच्चे हैं जो कि माल न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। द फूड इनसिक्योर पीपल आर डिसप्रपोर्शनेटली लार्ज इन सम रीजन ऑफ द कंट्री। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह ये लोग भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं जगह ये लोग ज़्यादा हैं, कहीं जगह कम है। जैसे कि पंजाब हरियाणा के इलाके में देखो, वेस्ट के साइड में, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें कम है, क्योंकि वहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से कि वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ी है। सच एज इकोनॉमिकल बैकवर्ड स्टेट्स जो हो गए, हाई, ये लोग भी क्या होते हैं, ज़्यादा फूड इनसिक्योर की तरफ प्रोन होते हैं। विथ हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, किसी स्टेट में पॉवर्टी ज़्यादा हो, ट्राइबल हो, रिमोट एरिया हो, रीजन प्रोन, कोई ऐसा स्टेट जहाँ पे नेचुरल डिजास्टर बहुत ज़्यादा आते हों। इनफैक्ट स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश हो गया, ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट, बिहार हो गया, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र अकाउंट टू अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल इन द कंट्री। तो यहाँ सब क्या होता है कि ज़्यादा लोग रहते हैं फूड इनसिक्योर। हंगर इज़ अनदर एस्पेक्ट इंडिकेटिंग फूड इनसिक्योरिटी। तो भूख तो भाई कहते हैं ना, पापी पेट के लिए इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। हंगर इज़ नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी। कोई इंसान भूखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गरीबी है। इट ब्रिंग अबाउट, इट इज़ नॉट, अच्छा, कोई इंसान भूखा है तो हम कहते हैं ना कि जो गरीब या फिर जो बेचारे वो होते हैं, मांगने वाले होते हैं, उनको हम काफ़ी बार खाना खिला देते, तो वो कहते हैं कि हम भूखे हैं काफ़ी टाइम से, हमें पैसे दे दो ताकि हम कुछ खा सके। तो वो एक एक्सप्रेशन ही नहीं है, वो सच में क्या है, गरीबी को लाता है। द अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी देयरफॉर इन्वॉल्व्स एलिमिनेटिंग करंट हंगर एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्यूचर हंगर। क्या बोल रहा है, फूड सिक्योरिटी किस चीज़ को इन्वॉल्व करती है कि अभी आप भूखे नहीं हो और जो इन फ्यूचर भी आप भूखे ना रहो, उस चीज़ को इंश्योर करती है हमारी फूड सिक्योरिटी। हंगर हैज़ क्रोनिकल एंड सीजनल डायमेंशन। तो क्रोनिक और सीजनल डायमेंशन है। क्रोनिक होता है कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ डाइट प्रेसिडेंसी इन एडुकेट इन टर्म ऑफ क्वांटिटी और क्वालिटी। तो जो क्रोनिक अपना हंगर होता है, वो काफ़ी लंबे समय तक अगर आपको न्यूट्रिशन फूड नहीं मिल रहा है, इनएडुकेट क्वांटिटी मिल रही है, क्वालिटी मिल रही है, उसको हम कहते हैं क्रोनिक। पुअर पीपल सफ़र फ्रॉम क्रोनिक हंगर बिकॉज ऑफ देयर वेरी लो इनकम, इन टर्न इनएबिलिटी टू बाई फूड इवन फॉर सर्वाइवल। तो जो क्रोनिक में सबसे ज़्यादा कौन होते हैं, प्रोन होते हैं पुअर पीपल्स, क्योंकि एक तो उनके पास इतनी अच्छी इनकम नहीं होती है और दूसरा वो उतने एबल नहीं होते कि वो एक अच्छी क्वालिटी का फूड वो लोग खरीद सकें। सीजनल हंगर होता है रिलेटेड टू द साइकिल ऑफ फूड ग्रोथ एंड हार्वेस्टिंग। इसमें क्या होता है ना कि सीज़न के हिसाब से लोग भूखे रहते हैं। जैसे कि कोई ऐसा सीज़न होता है जहाँ पे क्रॉप बहुत अच्छी हुई है, ठीक है, और वहाँ पे हार्वेस्टिंग वगैरह अच्छी हुई, तो वहाँ पे इंसान क्या करेगा, उसे बेच के पैसे कमाएगा और पैसे कमा के वो अच्छा खाना खा सकता है। बट किसी सीज़न में क्रॉप नहीं होगी तो उस टाइम पे जो हंगर होगा उसे हम कहेंगे सीजनल हंगर। दिस इज़ प्रेवलेंट इन रूरल एरिया, ज़्यादातर होता है बिकॉज ऑफ द सीजन नेचर ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी। इन अर्बन एरिया बिकॉज ऑफ द कैजुअल लेबर। रूरल एरिया में देखा जाए तो जो लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में, वो ज़्यादातर सीजनल हंगर को फेस करते हैं। और अर्बन एरिया में जो कैजुअल लेबर्स होते हैं वो ज़्यादातर इस चीज़ को फेस करते हैं। एग्जाम्पल, देयर इज़ अ लेस वर्कर फॉर कैजुअल कंस्ट्रक्शन लेबर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। दिस टाइप ऑफ हंगर एग्जिस्ट व्हेन अ पर्सन इज़ अनेबल टू गेट वर्क फॉर द इंटायर ईयर। ठीक है, तो जो मैंने बताया आपको, आगे देखते हैं। द परसेंटेज ऑफ सीजनल एज वेल एज क्रोनिक हंगर हैज़ डिक्लाइन इन इंडिया। ये हमें अबव टेबल हम देखें तो ये दिन प्रतिदिन अब क्या होता है, सीजनल और क्रोनिक दोनों ही हंगर अपने इंडिया में डिक्लाइन हो रहे हैं। इंडिया इज़ एमिंग अ सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद से इंडिया ने अपने आप को ना सेल्फ सफिशिएंट बना लिया है फूड ग्रेन्स के मामले में। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन पॉलिसी मेकर्स अडॉप्ट ऑल मेजर्स टू अचीव सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडिया की पॉलिसी है उसने हर एक वो मेज़र अचीव करे या फिर हर एक मेज़र अपने पॉलिसी में बनाए जिसके थ्रू अपना इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो जाए फूड ग्रेन्स को लेके। इंडिया अडॉप्ट अ न्यू स्ट्रेटजी इन एग्रीकल्चर विच इज़ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो उसने ग्रीन रिवॉल्यूशन को क्या प्रमोट किया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट और राइस क्या बढ़ गया।
Indira Gandhi has the then Prime Minister of India officially recorded the impressive stated on green revolution in agriculture by releasing a special stamp entitled Wheat Revolution in July 1968. The success of wheat was later replicated in राइस. तो जो इंदिरा गांधी थी उस टाइम की प्रधानमंत्री, उनने ऑफिशियली रिकॉर्ड किया, वो इम्प्रेसिव हुई. वो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो इतनी अच्छी प्रोडक्शन हुई उस चीज़ से उन्हें एक स्टैम्प इंटाइटल कर दिया व्हीट रिवॉल्यूशन, जो कि जुलाई 1968 में हुआ था. फिर बाद में वही स्टैम्प उनने राइस के लिए भी अलॉट कर दिया, मतलब राइस के लिए भी बनाया, रेप्लिकेट. द इंक्रीज इन फूड ग्रेन्स वॉज हाउएवर डिसप्रपोर्शनेट. अब फूड ग्रेन्स जो बढ़ रहे हैं ना वो भी प्रपोर्शनेट नहीं है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. द हाई रेट ऑफ ग्रोथ वॉज अचीव्ड इन पंजाब एंड हरियाणा वेयर फूड ग्रेन प्रोडक्शन जम्प फ्रॉम 7.23 बिलियन टन्स इन 1964 to 65 to reach an all time high of 30.33 टन. मतलब इतना पहले 7.3 मिलियन टन था, फिर 30.3 मिलियन टन हो गया प्रोडक्शन वीट और राइस का. प्रोडक्शन इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा एंड नॉर्दर्न स्टेट कंटिन्यू टू स्टैगर. इधर इतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं है कि तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश ऑन द अदर हैंड रिकॉर्डेड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन राइस यील्ड. तो ये जो प्रोडक्शन हुआ है ना खाने का भी, फूड का, ये भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. पंजाब हरियाणा में ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से काफ़ी अच्छा हुआ. वहीं अगर आप देखोगे बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश हो गए, यहाँ सब उतना अच्छा नहीं हुआ. तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में चावल की खेती क्या हुई, काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई. फूड सिक्योरिटी इन इंडिया. इंडिया की बात करें, सिंस द एविडेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन अर्ली 70s, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे द कंट्री हैज़ अवॉइडेड फेमाइन ड्यूरिंग एडवर्स वेदर कंडीशन. क्या कहते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे 70s में कंट्री क्या कहते हैं, अवॉइड कर दिया फेमाइन को ड्यूरिंग एडवर्स वेदर कंडीशन. अच्छा, इंडिया हैज़ बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन ड्यूरिंग लास्ट 30 years बिकॉज ऑफ वेराइटी ऑफ क्रॉप ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री. अच्छा, जब देखो, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद जो भी हमारा प्रोडक्शन हुआ, हम अगर फेमाइन भी आ जाता तब भी हम लोग अच्छा खासा उस टाइम पे फूड लोगों को प्रोवाइड करवा सकते थे. इंडिया अब क्या बन गया, सेल्फ सफिशिएंट बन गया है फूड ग्रेन्स के मामले में लास्ट 30 years के रिकॉर्ड देखा जाए तो. क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अब मल्टी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, वेराइटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करते हैं पूरे इंडिया के अंदर. The availability of food grains even in a adverse weather condition or otherwise at the country level has further been ensured with a careful designed food security system by the government. अच्छा, अब हमारे जो फूड सिक्योरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास दो तरह के सिस्टम है. एक है बफर स्टॉक और दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. बफर स्टॉक क्या होता है? बफ़र देखा जाए तो जब हम लोग शादी ब्याह में बफ़र लगाते हैं तो उसमें वेराइटी ऑफ चीज़ें होती है जंक फूड की, है ना. तो बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स नेमली वीट और राइस प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. तो बफर स्टॉक क्या होता है, एक स्टॉक रखा जाता है फूड ग्रेन्स का. मेनली क्या होता है, राइस और वीट होती है जो कि गवर्नमेंट रखती है अपने पास, और उसको हम कहते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. मतलब ये ब्रांच होती है जो कि फूड ग्रेन्स को स्टोर करके रखती है. द FCI परचेज वीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर इन द स्टेट वेयर इज़ द सरप्लस प्रोडक्शन. तो जो FCI होती है वो परचेज़ करती है फार्मर से, जैसे कि राइस परचेज़ कर लिया, वीट परचेज़ कर लिया फार्मर से, स्टेट में जो फार्मर्स होते हैं उनसे, जब सरप्लस प्रोडक्शन होता है. दी FCI परचेज, हाँ, तो वो लोग क्या करते हैं, जो स्टेट के फार्मर्स होते हैं ना, मतलब जो फार्मर्स होते हैं, सिंपली स्टेट नहीं, जो फार्मर्स होते हैं उनके पास जो सरप्लस प्रोडक्शन होता है उसको स्टोर कर लेते हैं एज अ फूड ग्रेन. द फार्मर पेड, जो उनकी जो वो लोग जिस रेट में देते हैं वो रेट प्री अनाउंस्ड होता है, जिसको हम कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस. द MSP इज़ डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर. हर साल
गवर्नमेंट एमएसपी को बताती है कि इतने रेट में हम आपसे ये फूड ग्रेन्स लेंगे बिफोर सोइंग सीजन टू प्रोवाइड इनिशिएटिव टू द फार्मर फॉर रेजिंग प्रोडक्शन फॉर ऑफ दिस क्रॉप्स। उगाने से पहले बता देते हैं कि भाई इस रेट में हम आपसे लेंगे ताकि जो फार्मर है वो और ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। द परचेस्ड फूड आर स्टोर इन ग्रेनरीज में स्टोर कर दिया जाता है। डू यू नो वाई दिस बफर स्टॉक इज़ क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट? क्या आप जानते हैं कि ये बफर स्टॉक गवर्नमेंट क्यों क्रिएट करती है? दिस इज़ डन टू डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स इन द डेफिसिट एरिया अमॉन्ग द पुअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी एट अ लोअर प्राइस एंड देन द मार्केट प्राइस नोन एज अ इशू प्राइस। तो क्या कहते हैं, फूड ग्रेन्स को बफर स्टॉक मतलब गवर्नमेंट बफर स्टॉक इसलिए करके रखती है ताकि This is done to distribute food grains in a deficit area and among the poor strata of society at a lower price। देखो ये इसलिए किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा ताकि जो पुअर स्ट्रेटा है सोसाइटी का या फिर जो पुअर लोग हैं जिनको नीड है फूड ग्रेन्स की, वो उनसे क्या कहते हैं फार्मर से ख़रीदते हैं मार्केट के लोअर प्राइस से, जिसको हम कहते हैं इशू प्राइस। और जब ज़रूरत होती है या फिर कोई ऐसा टाइम आ जाता है जब कैलामिटी हो या फिर वेदर कंडीशन अच्छी ना हो, क्रॉप्स अच्छी ना ग्रो की गई हो, उस टाइम पे शॉर्टेज ना आए फूड की, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए, इसलिए फूड्स को स्टोर किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। व्हाट इज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? PDI। The food procured by the FCI is distributed through government regulated ration shop among the poor section of the society। अब वो खाना जो उनने स्टोर किया, जो फूड ग्रेन्स उनने स्टोर किया है, वो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, उसको हम कहते हैं PDS, जो कि राशन शॉप होती है। वहाँ पे पुअर सेक्शन क्या करता है, राशन लेता है। दिस इज़ कॉल्ड PDS। द राशन शॉप आर नाउ प्रेजेंट इन मोस्ट लोकेलिटी, विलेज, टाउन, सिटीज़। अब तो हर जगह राशन शॉप अवेलेबल हो चुकी हैं। देयर आर 4.6 लाख राशन शॉप हैं ऑल ओवर द कंट्री। राशन शॉप नोन एज अ फेयर प्राइस शॉप्स कीप स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन, शुगर, केरोसिन ऑयल फॉर द कुकिंग। राशन शॉप के अंदर राशन शॉप को फेयर प्राइस शॉप भी कहा जाता है, जिसके अंदर होते हैं फूड ग्रेन्स का स्टॉक होता है, चीनी होती है, केरोसिन होता है, ताकि खाना पका सकें। These items are sold to people at a price lower than the market price। तो जो मार्केट प्राइस से कम प्राइस में इन सामानों को दिया जाता है। एनी फैमिली with a ration card can buy a stipulated amount of these items। कोई भी फैमिली जिसके पास राशन कार्ड हो, कोई भी मतलब कि जिसको राशन कार्ड अलाउड हो, जो कि गरीब हो इंसान, उसको राशन कार्ड क्या जाता है, अलॉट किया जाता है, और उस राशन कार्ड के थ्रू वो जो सामान है राशन शॉप से वो ले सकता है। जैसे कि 35 ग्राम उसने ग्रेन्स ले लिए, 5 लीटर केरोसिन ऑयल मिलता है, 5 kg ही क्या मिलती है, चीनी मिलती है हर साल राशन शॉप से। 3 टाइप के राशन कार्ड होते हैं। एक होता है अंत्योदय कार्ड फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो कि गरीब से भी गरीब होता है, उसके लिए होता है ये। BPL कार्ड होता है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है, और APL कार्ड होता है फॉर ऑल ऑफ द अदर्स, जो बाकी के लोग होते हैं। आगे देखते हैं द इंट्रोडक्शन ऑफ राशनिंग इन इंडिया। राशनिंग मतलब जो राशन दिया जाता है इंडिया में, बैक टू 1940s अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ बंगाल फेमाइन। तो जो 1940 में बंगाल का फेमाइन आया था, द राशनिंग सिस्टम वॉज रिवाइज्ड इन द वेक टू एक्यूट फूड स्टोरेज ड्यूरिंग द 1960 प्रायर टू द ग्रीन रेवोल्यूशन। The wake of high incidence of poverty level has reported by the NSSO in the mid 1970s, 3 important food invention program were introduced। तो जब बंगाल का फेमाइन आया था तो उससे हमने जो सीख ली थी वो ये थी कि हमारे पास इतना फूड स्टोरेज होना चाहिए कि कभी भी कोई फेमाइन आए तो हम लोग खाना प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, इसके हमने क्या लिए, 3 इम्पोर्टेंट इन्वेंशन प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। पहला था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS फॉर फूड ग्रेन्स, इन एग्जिस्टेंस अर्ली बट स्टैंडिंग देयर आफ्टर। सेकेंड, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इंट्रोड्यूस 1975 में इंट्रोड्यूस किया गया। थर्ड था फूड फॉर वर्क FF, जो कि इंट्रोड्यूस किया था 1977 से 78 तक।
Over the three, several new programs has been launched and some has been restructured with the growing experience of administrating the programs. At present, there are several poverty alleviation programs, most in rural area, which are explicitly food component only. तो जो अब क्या कहते हैं, काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, ज़्यादातर रूरल एरिया के लिए बनाए गए क्योंकि वो लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं इन सब के लिए. While some of the programs such as PDS, midday meal are exclusively food security program, most for the PAP also enhance food security. Employment program greatly contribute to the food security by increasing the income of the poor. तो ये सब चीज़ हैं जो कि हमने फूड सिक्योरिटी के लिए बनाई थी. और राशनिंग जो था वो हमने बंगाल के फेमाइन के बाद शुरू करा. ठीक है, आगे देखते हैं करंट सिचुएशन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. करंट में हमारी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की क्या सिचुएशन है, वो चीज़ है. द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूवर्ड्स इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी. ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया ताकि फूड को हम सिक्योर कर सकें. इन द बिगिनिंग द कवरेज ऑफ PDS वॉज यूनिवर्सल विथ नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पुअर एंड द नॉन पुअर. स्टार्टिंग में PDS जो था वो सबके लिए था, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई गरीब ना हो. पर कुछ सालों बाद पॉलिसी रिलेटेड टू द PDS हैज़ रिवाइज टू मेक इट मोर एफिशिएंट एंड टारगेटेड. फिर कुछ सालों बाद क्या किया, जो PDS था उसको जो टारगेटेड लोग थे उनके लिए ही बनाया गया. इन 1992 रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम RPDS वॉज इंट्रोड्यूस. 1700 ब्लॉक ऑफ द कंट्रीज़ के लिए इंट्रोड्यूस किया, मतलब टारगेटेड लोगों के लिए फिर बाद में क्या करें इंट्रोड्यूस करने लग गए. द टारगेट वॉज टू प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ PDS टू रिमोट एंड बैकवर्ड एरियाज. तो जो बैकवर्ड एरियाज़ थे, रिमोट एरियाज़ थे, वहाँ पे खाना पहुँचाना ये टारगेट बन गया था. From 1997, it is renewed stamp targeted public distribution was introduced to adopt the principle of targeting poor in all area. तो 1977 में फिर से TPSD लाया गया जिसमें कि जो जिस भी एरिया में पुअर थे उनको खाना पहुँचाया जा सके, मतलब वो टारगेट में आ चुके थे. इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम एट दैट अ डिफरेंशियल प्राइस पॉलिसी वॉज अडोप्टेड फॉर द पुअर एंड नॉन पुअर. और इस टाइम पे गरीब और जो गरीब नहीं थे उनके लिए अलग अलग प्राइस लगाए गए खाने को लेके. फर्दर 2000 में 2 स्पेशल स्कीम लॉन्च, अंत्योदय अन्न योजना एंड अन्नपूर्णा स्कीम, जो अगेन स्पेशल जो ग्रुप थे उनको टारगेट कर रही थी. ऑफ पुअरेस्ट ऑफ द पुअर एंड इंग्रेडिएंट्स सीनियर सेक्शन. तो जो हमारी स्कीम थी अंत्योदय अन्न योजना, वो थी उन लोगों के लिए पुअरेस्ट जो गरीब में भी बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, और अन्नपूर्णा योजना थी जो कि सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके लिए. द फंक्शनिंग ऑफ दिस 2 स्कीम्स वो लिंक टू द एग्जिस्टिंग ऑफ द PDS. इनका फंक्शन वैसे ही था जो कि PDS काम किया करती थी. सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या थे, द PDS हैज़ proved to be the most efficient instrument of government policy over the year in establishing price and making food available to the consumer affordable price. तो ये काफ़ी ज़्यादा क्या कह सकते हैं इफ़ेक्टिव इंस्ट्रूमेंट रहा गवर्नमेंट की पॉलिसी में, जो कि खाना पहुंचा रहा था कंज्यूमर को एक अफोर्डेबल प्राइस में. इट हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन एडवाइजिंग वाइड स्प्रेड हंगर एंड फैमाइन बाय सप्लाइंग फूड फ्रॉम सरप्लस रीजन ऑफ द कंट्री टू द डेफिशिएंट वन. तो जो जहाँ पे सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा था, जहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, वहाँ पे खाना पहुँचाना हंगर के टाइम पे, जब भूखमरी हो रही हो या फिर कोई अकाल आ गया हो तब. In addition, the price has been under revision in various poor household in general. तो जो प्राइस था वो रिवाइज कर दिया जाता था पुअर हाउस होल्ड के लिए जनरली. This system, including the minimum support price and procurement, has contributed to an increase in food grain production and provide income security to farmer in a certain region. तो क्या कहते हैं, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था वो प्रोक्यूमेंटेड हैज़ कंट्रीब्यूटेड इंक्रीज. हाँ, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था उसकी वजह से भी क्या होता था
फूड ग्रेन्स जो फार्मर्स थे वो ज़्यादा फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस किया करते थे, क्योंकि उनके लिए जो प्राइस था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो फिक्स था। और जैसे ही जब पता चलता था कि हाँ इस साल अच्छी क्रॉप होगी, तो वो बढ़ जाया करता था या घट जाया करता था। तो जिसकी वजह से जो सरप्लस प्रोडक्शन होता था वो फार्मर्स और करना चाह रहे थे, क्योंकि उनके पास लेने के लिए इंसान जो थे, गवर्नमेंट थी, वो तैयार थी। However, the public distribution system has faced several criticism on several ground. अब कोई भी किसी भी चीज़ का अगर फ़ायदा होता है तो नुकसान होता ही है। उस PDS को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज, मतलब कुछ ग्राउंड पे क्या गया, क्रिटिसाइज़ किया गया। इंस्टेंसेस ऑफ हंगर आर प्रीवेलेंट डिस्पाइट ओवरफ्लोइंग ग्रेनरीज। देखो, जब ग्रेनरीज में अगर ज़्यादा ओवरफ्लो कर दिया जाएगा, नहीं कि ज़्यादा खाना रखते जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो खाना ख़राब होने लग जाएगा, है कि नहीं। FCI goes down or overflowing with the grains, with some rotting away and some being eaten by the rats. तो कुछ उसमें से ख़राब हो जाया करता था। अगर हम ज़्यादा एक चीज़ को स्टोर करके रखेंगे तो कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाएगी, या फिर उसको क्या करेंगे, चूहे ही खाने लग जाएंगे। In July 2002, the stock of wheat and rice with FCI has 63 million ton. तो 2002 में 63 मिलियन टन था, विच वॉज मच मोर दैन मिनिमम बफर नॉर्म्स ऑफ 24 मिलियन टन्स, जो कि ज़्यादा था। द स्टॉक इरेज्ड आफ्टर 2002 to 3 ड्यू टू द रिलीफ operation undertaken by the government as the year was declared as drought year due to the failure of monsoon. The decline in stock continued in subsequent years. Okay, however, these remain consequently higher than the buffer norms. The situation improved with the distribution of food grains under different scheme launched by the government. तो क्या कहा गया है यहाँ पे कि द स्टॉक इरेज बाय 2002 और 2003 में जो स्टॉक रखा गया था फूड ग्रेन्स का, ड्यू टू द रिलीफ ऑपरेशन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट एज द ईयर वाज डिक्लेयर्ड ड्रॉट। तो वो जो साल था वो एक ड्रॉट का ईयर था, जिसमें कि जो मानसून था वो उस लेवल पे नहीं आया जिस लेवल पे आना चाहिए था, जिसकी वजह से जो स्टॉक था वो डिक्लाइन हो रहा था, बट रिमेन कॉन्सिक्वेंटली हायर देन द बफर नॉर्म्स। बट जितना चाहिए था उतना था, वो सफिशेंट था। इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ फूड ग्रेन्स अंडर डिफरेंट स्कीम, और वो जो हमने फूड ग्रेन्स स्टोर किया था उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया विद द डिफरेंट स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। देर इज़ अ जनरल कॉन्सिक्वेंस दैट हाई लेवल ऑफ बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स इज़ वेरी अनडिज़ायरेबल एंड कैन बी वेस्टफुल। बट अगर हम लोग ज़्यादा स्टोर करके रखेंगे ना तो वो अनडिज़ायर, मतलब उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होगी, और क्या होगा, वो बेकार ही जाएगा। The storage of massive food stock has been responsible for carrying cost in addition of wastage and deterioration in grain quality. ज़्यादा देर तक चीज़ें रखी होती है तो उसकी क्वालिटी भी क्या हो जाती है, ख़राब होने लग जाती है। फ्रीजिंग ऑफ MSP फॉर अ फ्यू ईयर कुड बी कंसिडर सीरियसली, और अगर हम लोग काफ़ी मतलब कुछ सालों के लिए अगर MSP को एक जैसी रखते हैं तो वो एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। The increased food grains procurement at enhanced MSP is result to the pressure existing by leading food grains. अगर हम लोग फूड ग्रेन्स की MSP को इन्हांस करते हैं तो वो एक प्रेशर क्रिएट करता है फूड ग्रेन, मतलब उन स्टेट्स पे जो कि फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हो गया हमारा पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, ये सब। Moreover, the procurement is concentrated in very few prosperous regions. अच्छा, पंजाब हरियाणा में वो प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और लेसर एक्सटेंड ऑफ वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे ये जो प्रेशर होता है कि हमें ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, ये वाला प्रेशर क्या होता है, थोड़ा कम होता है। एंड मेनली 2 क्रॉप्स वीट और राइस प्रोड्यूस की जाती है। इंक्रीजिंग इन MSP हैज़ इंड्यूस्ड फार्मर्स पर्टिकुलरली इन अ सरप्लस स्टेट टू डाइवर्ट land from production of coarse grains, which is a staple food of the poor, to the production of wheat and rice. Okay. The intensive utilization of water in the cultivation of rice has also lead to the environmental degradation and fall of water rice. देखो, अगर हम लोग
वाटर की कल्टीवेशन मतलब वाटर कह रही हूँ, राइस की कल्टीवेशन करते हैं तो वो क्या कहते हैं, पानी को बहुत ज़्यादा पीता है। मतलब राइस की कल्टीवेशन में आपको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, जो कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का एक कंसर्न हो सकता है। अगर हम लोग अंडरग्राउंड ट्यूबवेल वगैरह लगाते हैं तो अंडरग्राउंड वाटर लेते हैं, उसमें क्या होगा, जो अंडरग्राउंड वाटर है वो ख़त्म हो जाएगा, तो वाटर लेवल क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। थ्रेटनिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट खतरे में आ सकता है। पानी नहीं होगा तो फिर कैसे होगा ना। Another major area of concern is marked effectiveness of PDS, which is apart from fact of the average consumption in all India 1 kg per person per month। और भी ऐसे कई सारे एरिया हैं जहाँ पे ये कंसर्न हो जाता है PDS का, विच इज़ अपार्ट फ्रॉम फैक्ट एवरेज कंजप्शन। अच्छा, एवरेज कंजप्शन एक इंसान का एक इंसान का एक महीने में लेवल इज़ लेस इज़ ओनली 1 kg पर पर्सन। ग्रेन्स एट ऑल इंडिया, ओहो, द एवरेज कंजप्शन फिगर इज़ एज लो एज लेस देन 300 ग्राम पर पर्सन पर मंथ इन द स्टेट ऑफ बिहार, उड़ीसा। अच्छा, कहीं कहीं ऐसे स्टेट में एक इंसान का ग्रेन का जो है मतलब लेवल है वो 1 kg है एक महीने में। किसी किसी इंसान का कितना है, वो 300 ग्राम है हर महीने में, जैसे कि बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश हो गया। इन कॉन्ट्रास्ट द एवरेज कंजप्शन इज़ मोस्ट ऑफ द साउदर्न स्टेट लाइक केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड हिमाचल प्रदेश इज़ द रेंज ऑफ 3 से 4 kg होता है एक महीने में। एज अ रिजल्ट द पुअर हैज़ टू डिपेंड ऑन द मार्केट रेदर दैन द राशन शॉप फॉर देयर फूड नीड्स। तो जो पुअर इंसान होता है वो क्या कर लेता है, मार्केट्स पे डिपेंड हो जाता है बजाय राशन शॉप पर डिपेंड होने से। इन मध्य प्रदेश ओनली 5% ऑफ द व्हीट एंड राइस कंजप्शन फॉर ऑफ द पुअर आर मेट थ्रू द राशन शॉप। 5% ही जो पुअर होते हैं उनका कंजप्शन होता है राशन शॉप से। इन उत्तर प्रदेश, बिहार में बहुत ज़्यादा कम है। PDS डिक्लेयर्स आर समटाइम्स फाउंड रीस्टोरिंग टू माल प्रैक्टिसेस। तो काफ़ी सारी इसमें जो मतलब PDS में काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। एक है माल प्रैक्टिसिंग की, like diverting the food grains to the open market to get better margins, selling poor quality grains at the ration shop, irregular opening of the shop. It is common to find that ration shop regularly have unsold stock of poor quality grain left। तो क्या होता है कि जो जिनको आप काम पे लगाते हो कि आपको राशन देना है, वो क्या करते हैं कि दुकानों में जाके वो जो अच्छी क्वालिटी का राशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसको बेच देते हैं और लोअर क्वालिटी का राशन ले आते हैं। और वो लोअर क्वालिटी का राशन मिल रहा होता है तो इंसान क्या सोचेगा कि हम थोड़े से पैसे मिला के मार्केट से अच्छी क्वालिटी के ले लेते हैं, तो लोअर क्वालिटी का राशन क्या हो जाता है, रखा ही रह जाता है। दिस हैज़ प्रोन टू बी बिग प्रॉब्लम, जो कि एक बड़ी समस्या है। व्हेन राशन शॉप्स आर अनेबल टू सेल अ मैसिव स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स स्पिल्स अप द FCI। इन रिसेंट ईयर देयर इज़ अनदर फैक्टर दैट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ PDS। अर्लियर एवरी फैमिली, पुअर एंड नॉन पुअर, हैज़ अ राशन कार्ड विद द फिक्स कोटा ऑफ आइटम्स सच एज वीट, राइस, शुगर एक्सेट्रा। तो अब क्या होता है कि ये चीज़ जो है, जो हमने देखा इतनी सारी दिक्कतें, उससे क्या होता है PDS का डिक्लाइन होता जा रहा है। तो जो पहले क्या होता था, जो पुअर और नॉन पुअर होते थे उनके पास राशन कार्ड होता था और उनका फिक्स कोटा हुआ करता था। दिस वर सोल्ड एट अ लो प्राइस एट एवरी फैमिली, काफ़ी कम दामों में बेचा जाता था। 3 types of card and the range of price that you see today did not exist। अब ऐसा नहीं है। A large number of families would buy food grains from the ration shop subject to a fixed quota. This include low income families where income were marginally higher than the below poverty line. Families now with the TPDS different prices. Many families above the poverty line gets very little discount at the ration shop. The price for APL families is almost as high as open market price, so there is a little intensive from them to buy these items from the ration shop। तो क्या है, जो लोग
जो लोग ना क्या कहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं तो उनको इतना सस्ते में मिलता नहीं है, और जो APL फैमिलीज़ होते हैं उनको मार्केट प्राइस के लगभग ही मिलता है। तो वो सब लोग क्या सोचते हैं, बजाय राशन शॉप के अच्छी क्वालिटी का जो हम फूड ग्रेन्स है वो हम कहाँ से ले लें, वो मार्केट से ही ले लें। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटी। द कोऑपरेटिव्स आर आल्सो प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, स्पेशली इन द साउदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, साउथ और वेस्ट में इन लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप शॉप्स टू सेल लो प्राइस गुड्स टू पुअर पीपल। तो ये लोग क्या करते हैं, काफ़ी कम दामों में अपने सामान को बेचते हैं गरीब लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ ऑल फेयर प्राइस शॉपिंग रनिंग इन तमिलनाडु, अराउंड 94% आर बीइंग रन बाय द कोऑपरेटिव। तमिलनाडु में 94% जो वो हैं शॉप्स हैं जो कि फेयर प्राइस में देती हैं, वो किसके द्वारा रन की जाती हैं, कोऑपरेटिव्स के द्वारा। दिल्ली, द मदर डेयरी इज़ मेकिंग स्टड्स इन प्रोविजन ऑफ मिल्क एंड वेजिटेबल टू द कंज्यूमर टू कंट्रोल रेट डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली में जो मदर डेयरी है उसने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है इन टर्म्स ऑफ द प्रोविज़न ऑफ मिल्क और वेजिटेबल, जो कि कंज्यूमर को उसने प्रोवाइड किया काफ़ी अच्छे रेट में, कंट्रोल रेट में, जो कि डिसाइड किया था गवर्नमेंट, दिल्ली की गवर्नमेंट ने। अमूल इज़ अनदर सक्सेस स्टोरी ऑफ कोऑपरेटिव इन मिल्क। अमूल को हम सब जानते हैं, मिल्क प्रोडक्ट फ्रॉम गुजरात। इट हैज़ ब्रॉट अबाउट वाइट रिवॉल्यूशन इन द कंट्री, जो कि वो एक वाइट रिवॉल्यूशन में भी कन्वर्ट हुआ था। देयर इज़ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ मोर कोऑपरेटिव रनिंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो ऐसे काफ़ी सारे कोऑपरेटिव्स होते हैं जो कि पुअर के लिए काम करते हैं, काफ़ी लो प्राइसेस में उनको सामान प्रोवाइड करते हैं। Similarly, Maharashtra Academy of Development Science has facilitated a network of NGO setting up grains bank in different region। तो महाराष्ट्र के ADS ने क्या किया है, एक NGO, काफ़ी सारे NGO नेटवर्क बना रखे हैं जो कि ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं। ADS organized training and capacity building program on the food security for NGOs। Grain bank are now slowly taking shape in different part of the Maharashtra. ADS afford to set up grain banks to facilitate replicate through the other NGOs and ensuring the government policy on food security are thus playing rich dividend. The AIDS Grain Bank program is acknowledged as successful and innovative food security intervention। तो यहाँ पे होता हमारा चैप्टर ख़त्म। बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ें हैं, जो कोऑपरेटिव्स होते हैं, जैसे हमने महाराष्ट्र का देखा, गुजरात का देखा, दिल्ली का देखा, और अपना एक और था ना तमिलनाडु का। ये लोग क्या करते हैं, लो रेट पे अपना सामान बेचते हैं पुअर लोगों के लिए। तो बेसिकली ये चैप्टर आपके अब सिलेबस में नहीं है, तो ये जस्ट मैंने एक रीड करवा दिया है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।